सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ की 15th क्लास में एनीमिया, अरक्तता या इसको लॉस ऑफ ब्लड भी कहा जाता है को विस्तार से समझेंगे कि किन कारणों से होते हैं, उसके लक्षण क्या पाए जाते हैं और अंततः वहाँ पे क्या टेस्ट कराने चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसको विस्तार से समझेंगे। और अंत में इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेटल्ड मेडिसिन्स क्या होगा, यह 38 मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एस्पैजरिक एक्सट्रैक्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी और एसेंस की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसकी सटीक जानकारी इस क्लास के माध्यम से आप सभी तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसमें पर्याय है, मतलब डेफिनेशन है कि रक्त क्षीणता, रक्त अलापता, रक्त वलापता, रक्तहीनता या यूं कहूँ सामान्य बोलचाल में कि खून की कमी, इस एनीमिया का सिमिलर वर्ड्स है, पर्यायवाची शब्द है। परिचय डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी, रक्त कणों की संख्या में कमी या आरबीसी में होमोग्लोबिन की मात्रा में कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। रोग के सामान्य कारण क्या हैं? बोन मैरो में आरबीसी का कम बनना रक्त क्षीणता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इन कोशिकाओं के कम बनने के कारण स्वयं बोन मैरो में गड़बड़ी या फिर पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन्स और प्रोटीन न खाना रोगी का हो सकता है। चोट लगने पर अधिक खून का स्राव हो जाना, मतलब बह जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। फोड़े फुंसी या बवासीर के माध्यम से या फिस्टुला के माध्यम से या महिलाओं में मेंस के कारण जो ब्लड डिसऑर्डर होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, ये भी एक कारण हो सकता है। पेट में आयरन, प्रोटीन को पचाने के लिए आवश्यक पाचन रस जो होता है, जिसको पेप्टिक जूस कहा जाता है, कि अगर कमी होगी तो उस कंडीशन में भी लॉस ऑफ ब्लड एक कारण बनता है। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि किसी व्यक्ति में चिंता, तनाव या बड़बड़ाने की जो स्थिति होती है शरीर में, उसके कारण भी लॉस ऑफ ब्लड होना एक कारण होता है। इसमें मतलब व्यक्ति जो होता है वो कई बार पित्त की कृमि जो होती है वो बढ़ जाती है, उसके कारण करता है ऐसा चिड़चिड़। कई बार विटामिन्स की कमी होती है, उस कारण से भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में जैसे हस्त मैथुन अधिक करते हैं कोई, उनको ब्लड लॉस होता है। वाइट डिस्चार्ज होता है, उनको ब्लड लॉस होता है। या जैसे किसी का स्प्लीन डिसऑर्डर होता है तो उसमें ब्लड लॉस होता है। समय समय पर इसका जो भोजन के माध्यम से इसे सुधार करना चाहिए, वहाँ पे भी कई बार डिस्टरबेंस देने के वजह से
विटामिन्स की कमी बॉडी में देखने को मिलती है। टाइफाइड का फीवर हो तो उस कंडीशन में भी आँखों में अगर देखेंगे तो वहाँ पे पीलापन एक अलग से दिखता है, जिससे ज्ञात किया जा सकता है कि हाँ, व्यक्ति को टाइफाइड के कारण इस टाइप का हो रहा है। कई बार प्रेगनेंसी में जो प्रसव का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें भी लेबर डिलीवरी जब होती है उसमें भी कई बार देखा जाता है कि ब्लड लॉस हुआ। इसमें जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी कमी या संक्रमित कोई रोग हो, जैसे मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, इन कारणों से भी ब्लड बॉडी के अंदर लॉस होता है, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सामान्य लक्षण की, तो एनीमिया से पीड़ित जो रोगी होता है उसको अक्सर कमजोरी, थकान, ऊर्जा की कमी और उदासपन वो महसूस करता है। इसकी शिकायत वो अक्सर करता है। अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे व्यक्ति दुर्बलीय दिखाई देता है। देखने से ही समझ में आता है कि हाँ, उसके बॉडी के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, लॉस ऑफ आयरन हो सकता है, लॉस ऑफ विटामिन्स हो सकता है। आँख की जो चमक होती है वो नहीं के बराबर रहती है या नहीं रहती है। आँखें जो लगती है कि थकी थकी है, उसका जो मेमोरी होता है वो भी लॉस होता है, जो स्मरण शक्ति होती है उसका भी हास्य होता है। हल्की थकान से भी हृदय की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। सिर में अक्सर दर्द बना रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है रोगी को। कई बार अगर धीरे धीरे रफ्तार जो चल रही है उसमें भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं बहुत स्पीड चल रहा हूँ। इसमें कई बार देखा गया है स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उसकी जो सेल वॉल होती हैं वो येलो दिखाई देने लगती हैं। देखने से ही समझ में आता है डॉक्टर को कि हाँ, ये येलोइश क्यों हो रहा है। नाखून जो होते हैं वो भुरभुरे हो जाते हैं, और मुंह के जो किनारे होते हैं, ये पोर्शन जो होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे अलग से घाव टाइप का छोटा छोटा फुंसी टाइप का देखने को मिलता है। आँखें जो होती हैं वो धंसी हुई महसूस होती हैं। मुंह जो होता है वो और उसका जो जीभ जो होती है वो, उसके दोनों के स्वाद बिगड़े हुए होते हैं। उनके जो पैर होते हैं, पैर में अलग से झिनझिनी, ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं, रेंग रही हैं। आँखों के सामने ऐसा लगेगा बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मच्छर नहीं होकर के वो इतने छोटे होते हैं कि लगता है सामने कुछ घूम रहा है। कई बार लगता है कि सिर घूम रहा है बिना किसी भी प्रकार का नशा किए हुए, या किसी मेडिसिन के बिना खाए व्यक्ति को, या खाना खा भी लिया है तो भी लगता है दिमाग घूम रहा है। तो ये भी एक कारण होता है। औसत रूप से शरीर का कम कार्य करना, जिसमें हाथ पैर में जलन हो सकती है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को दौरा पड़ता है, वो गिरता है, चोट लगती है और आदमी ख़त्म। तो ये एनीमिया बहुत ख़तरनाक होता है अगर व्यक्ति इसको ध्यान न दे तो। हाथ पैर में एक अलग से शून्यपन महसूस होता है, और पैरों में एक अलग से, पैर का जो जॉइंट होता है ना, एंकल, ये जो पार्ट हुआ, ये वाला, यहाँ पे सूजन देखने को मिलेगी आपको। और जो पैर का ये आखिरी का जो नेविकुलर वाला पार्ट होता है, टिबुला फिबुला का जो जॉइंट कनेक्शन जहाँ होता है, वहाँ पे भी उस यहाँ तक के पोर्शन में, मतलब घुटना अगर मैं इसको मानता हूँ तो लगभग यहाँ तक के पोर्शन में एक अलग प्रकार का सूजन महसूस होता है। इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं, इसको अगर चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है, विशेष करके स्त्रियों में, आयरन की कमी। A3 है। अधिकतर स्त्रियां जो होती हैं वो शाकाहारी होती हैं,
और अपने भोजन में आयरन युक्त जो पदार्थ होते हैं, जैसे बोलना चाहिए, नहीं भैया मांसाहारी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मांस हो गया, आपका कलेजी हो गया, है ना, मांसाहारी बोले तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक चीज़ और है कि गुर्दे और अंडे इसमें नहीं लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में। जबकि शाकाहारी पे आता हूँ, दूध, हरी सब्जियाँ, ताज़े फल, मटर आदि, ये लोह युक्त भोजन, दुर्भाग्य से अगर कोई व्यक्ति गरीब है तथा मध्यम वर्ग का है तो वो अनावश्यक रूप से इसको नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है और लोहे की कमी के अक्सर वो शिकार हो जाते हैं। A3 आप दे सकते हैं, इसमें बेहतर विकल्प है, विकल्प नहीं, परफेक्शन है, विकल्प इलेक्ट्रोहोमोपैथी में नहीं होते। भारत से अगर हम बात करते हैं तो निर्धन और मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां को जो बच्चे होते हैं वो अधिक होते हैं, जिससे उनमें आयरन की कमी होती है, सर्वाधिक होती है ना। उसमें निरंतर उनको हर 3 महीने पे ऐसे भी ब्लड लॉस होता है। 3 महीने के साइकिल में लगभग 3 ग्राम HB डाउन होता है, और 3 ग्राम HB डाउन होना मतलब है एनीमिया व्यक्ति में जनरेट हो चुका है, जिससे उनमें आयरन की आवश्यकता होती है। तो वो कारण को आप A3 से डिसॉल्व कर सकते हैं। अधिकतर स्त्रियों में मेंसेस के कारण या कई बार इरेगुलर मेंसेस के कारण रक्त जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, और वैसे कंडीशन में भी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को जो 1 से 2 वर्ष की आयु तक के होते हैं स्तनपान कराया जाता है, और अधिक समय तक स्तनपान कराना उस कंडीशन में भी बॉडी के अंदर से आयरन युक्त जो भोजन होते हैं न ग्रहण करने की वजह से आयरन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है, जिससे एनीमिया जनरेट हो जाता है। कारणों के अनुसार इसका मैं मतलब इसको अलग अलग वे में बांटूंगा, क्योंकि इससे आपको कई डिजीज़ में जैसे जिसमें कैंसर्स भी आते हैं, और जनरल वे में क्रोनिक डिजीज़ेस में भी कई बार इसकी आवश्यकता होती है। क्यों जाने हम कि हमें A3 मिलाना पड़ता है, B मिलाना पड़ता है, H10 मिलाना पड़ता है, क्यों? तो उस कंडीशन को हमें जानना होगा, तब जा कर के वो आप क्लियर करते हैं कि एनीमिया किस कारण से होता है और A3 को हमें क्यों मिलाना चाहिए। क्योंकि अब मेडिसिन वे में ही लेना उचित होगा। मुख्य कारण 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक आयरन डेफिशिएंसीज की कमी, दूसरा होता है विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी। मॉडर्न साइंस के अनुसार इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग मॉडर्न साइंस को ही ज़्यादा ये करते हैं, बट मेडिसिन्स इलेक्ट्रो की ही रहेगी, और उसका जो प्रोसेस होता है वो मेटी जी के अनुसार जो बनाया हुआ प्रिंसिपल है उसी के अनुसार होगा। तो लोहे की कमी से क्या होता है, इस प्रकार की कमी से सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगर हम लोग अरक्ता के अन्य प्रकार की बात करें, जिसमें मैं डिजीज़ वाइज इसको डिफ़ाइन किया है मैंने, अरक्ता मुख्य रूप से एल्कोरिक एनीमिया जिसको कहते हैं, ये एब्डोमेन से अमाशयी जूस जो होता है, जिसको हम लोग पेप्टिक जूस कहते हैं, से युक्त
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अभाव में होने वाली एक ऐसी एनीमिया जिसमें आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और उसमें होमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ठीक है। दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें बोन मैरो के कुछ जो रेमेडीज़ चलाते हैं या एक्सरे अधिक होते हैं कई रोगियों में, तो उसके कारण से नष्ट होने के कारण जो आरबीसी होते हैं उसके जो कोशिकाएं होती हैं वो पुनर्जीवित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उसके कारण एप्लास्टिक एनीमिया बॉडी के अंदर जनरेट होता है। डिफेंसेस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, जैसे आयरन्स हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है, उसकी कमी आंतों के द्वारा जो उनके अवशोषण होने के बाद अगर लॉस होता है, उसकी क्षमता में कमी आती है, तो जो एनीमिया जनरेट होता है जिसको हम लोग डेफिशिएंसीज और न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। यहाँ पे H10 का भी उपयोग करना होगा A3 के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं हेमोलिटिक एनीमिया की, तो एनीमिया जो आरबीसी के टूटने अथवा उसके नष्ट होने के कारण बॉडी में उत्पन्न होती है, जो आनुवांशिक या उपपरिचित, जिसमें आप लोग देखे होंगे सिकल सेल एनीमिया होता है, जैसे संक्रमण के फलस्वरूप अथवा कुछ औषधियों के टॉक्सिन प्रभाव से उत्पन्न ये होते हैं, तो इसको हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात है, इसमें आरबीसी जो होता है वो हंसिए के आकार की दिखाई देती है आरबीसी की रिपोर्ट में, तो आप उस चीज़ से भी जान सकते हैं कि हाँ आरबीसी में हंसिए का अगर उपयोग आ रहा है, कहीं से रिपोर्ट में दिखता है, तो आप इसकी जानकारी आप लैब वाले से मांग सकते हैं कि किस कलर किस टाइप का दिख रहा था, वो आपको बिल्कुल इसकी जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक होता है हाइपरक्रोमिक एनीमिया, ऐसी एनीमिया जिसमें औषध कणिका जो होती हैं होमोग्लोबिन की, वो MCHC आप देखे होंगे सामान्य से अधिक होती है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से अधिक अभिरंजित होती हैं, जिसके कारण इसे हाइपरक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। अलग अलग जरूरी है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मार्कोसाइटिक एनीमिया, जैसे आपने MA में ब्लड रिपोर्ट के अनुसार आप CBC में इसकी जानकारी देख सकते हैं। बाद में नहीं बोलेंगे कि सर हमने तो कहीं और से देखा था। ठीक है। इसमें नोट करने वाली एक बात है, जो कोशिकाएं होती हैं वो सामान्य से अधिक आकार की हो जाती हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऐसी एनीमिया जिसमें रक्त में मैगोब्लास्टो पाए जाते हैं, उसे हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एक एनीमिया जो कि सभी ने सुना होगा, प्रिनिक्सिकस एनीमिया, घातक लॉस ऑफ ब्लड, भोजन में विटामिन B12 के अवशोषण हेतु अनावश्यक आंतरिक अवयव, जिसको हम लोग एंट्रीसिनिक फैक्टर कहते हैं, IF कहते हैं इसको, का श्रवण आमाशय द्वारा न कर पाने के कारण उत्पन्न एनीमिया, जिसमें ये 50 से 80 वर्ष की आयु के लोगों में होता है ये, जिसमें कमजोरी हो जाती है, जीभ फटी फटी सी दिखाई देती है, त्वचा का रंग
नींबू के समान पीला पड़ जाता है, हाथ पैर में झंझनाहट सी महसूस होती है, त्वचा का रंग नींबू के कलर का होने के साथ साथ में सुन्नता स्किन पे देखने को मिलती है, थोड़ा सा परिश्रम करने से सांस फूलने लगता है, ये सार न बढ़ा हुआ होते हुए भी। दिल की धड़कनें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, कभी कभी हार्ट की जो पेशियां होती हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होने से दिल में दर्द उठता है, और किन्हीं किन्हीं मामलों में पंजों और टखने जो होते हैं उस पर सूजन हो जाती है। इसके कंडीशन क्या है? ये पर्निसिनस एनीमिया, पर्निसिअस एनीमिया, प्रोनाउंस करने में कभी कभी मिस्टेक होता है। एक एनीमिया होता है जिसको हम लोग सेप्टिक एनीमिया कहते हैं, तीव्र संक्रमण द्वारा उत्पन्न एनीमिया को कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया खतरनाक होता है। रक्त की अत्यधिक संख्या में अर्धचंद्राकार और हाशिए के आकार का लाल रक्त कोशिकाओं के होने से उत्पन्न एनीमिया को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एक होता है स्प्लेनिक एनीमिया, प्रतिहार और स्प्लीन अति रक्त दबाव के कारण होने वाले एनलार्ज ऑफ स्प्लीन के साथ होने वाली एनीमिया को स्प्लेनिक एनीमिया कहते हैं। एक जन्मजात पारिवारिक व्याधि जिसमें आरबीसी भंगुर होती है, मतलब इतनी आसानी से टूट जाती है कि बता नहीं सकते। रोग का अगर हम लोग पहचान की बात करते हैं तो एनीमिया के रोगी को आसानी से पहचाना जा सकता है। रोगी की हथेली को अगर आप दबाएंगे तो देखने से उस पे लाली को देखना यह पता लगाता है कि कठिन, मतलब ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। किसी रोगी के हथेली को आप ऐसे दबाएंगे तो देखेंगे कि पीलापन दिखेगा और जो रेडनेस है वो कम दिखाई देगी। तो इससे आप क्लियर हो सकते हैं कि हाँ, लॉस ऑफ ब्लड व्यक्ति को है। हाथ की हथेलियों, नाखून तथा आँखों का पीलापन देख कर के भी रोग का सिम्टम हमें वहाँ से प्राप्त होता है। लक्षण और चिन्ह के आधार पर रोग का निदान करना चाहिए। साइन और डायग्नोस कर रहे हैं आप, जो सिम्टम्स मिल रहे हैं उसके अनुसार आपको डायग्नोस करना चाहिए। खून को आसानी से देखना चाहिए, आयरन की कमी है या अन्य किसी कारण से लॉस ऑफ ब्लड हुआ है। नाखून को देखेंगे तो लगेंगे खुरदुरे और संकुचित, मतलब नाखून के ऊपर नाखून चढ़ा हुआ महसूस होगा। कई बार दिखेगा कि नाखून टूटे हुए हैं बीच बीच से, चपटे हो जाते हैं कई बार नाखून, और नाखून पिचके हुए जैसे कॉनकेव के आकार के हो जाते हैं। रोगी का जीभ जो होता है वो सपट होता है और उसकी जो चमक होती है वो गायब हो जाती है, वहाँ पीलापन दिखाई देता है। कई बार रोगियों को दिल का दौरा भी पड़ता है और दिल के जो शब्द होते हैं साथ साथ में सीने में आप अगर स्टेथोस्कोप से परीक्षण करेंगे तो भर भर जैसा शब्द आपको सुनाई देता है। अगर रोग का परिणाम हम बात करें तो रोग सामान्य रूप से ठीक हो जाता है, पर रोग के बढ़ने पर जॉन्डिस तथा व्यक्ति को जॉन्डिस के बाद हेपेटोमेगली और कई बार उसी के वजह से एसाइटिस जनरेट हो सकता है।
इसमें याद रखने वाली एक नोट करने वाली बात है, यदि लॉस ऑफ ब्लड की बात करें तो भारत में एक गंभीर और जन साधारण रोग है ये, विशेषकर ग्रामीणों में और चिकित्सा व्यवसाय में जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं उनके पास इस रोग के बहुत से रोगी आते हैं। सामान्यतः अगर हम महिलाओं में बात करें तो गर्भवती हों उन महिलाओं में, या स्तनपान करा रही हों उन महिलाओं में, या अत्यधिक कुछ बच्चे होते हैं उनमें, तथा कई बार देखा गया है जो शक्तिहीन जो व्यक्ति होते हैं, जिसका हम लोग चिकित्सा प्रणाली में पूर्ण जो विश्वास रखते हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, वो A3 का उपयोग करके इन कंडीशंस को न्यूट्रल कर पाते हैं। चिकित्सा की जो विधि है अन्य, क्योंकि सभी में चिकित्सा की विधि होती है, तो रक्तहीनता जन्म के कारणों को जान करके उसके कारणों को दूर करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति जो आहार खा रहा है उसमें जैसे चना होता है उसको खिलाना चाहिए। अगर किसी को दौरा पड़ रहा है विशेष करके औषधियों के वजह से, तो वहाँ खान पान क्या खिलाया जा रहा है उसकी जानकारी ज़रूरी होती है। रक्तहीनता जो रोगी होते हैं उनमें 1 से 2 ग्राम का अगर हम लोग अंडे की जर्दी वगैरह देते हैं तो वहाँ पे भी योग मिलता है कि हाँ इससे ठीक होता है। अगर इसमें हम खिलाने की बात करें, इसमें अगर हम साधारण तौर से अगर बात करें कि लोहा कम हुआ है या फॉलिक एसिड कम हुआ है औषधि में, मतलब जो हम लोग स्पैजरिक देते हैं उसमें, तो वैसे कंडीशन में ये भी देखना है कि महिलाएं जो हैं वो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको हमें ज़्यादा आयरन नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे पे फर्क पड़ता है। जहाँ तक हो सके लोह युक्त औषधियों को, जो जैसे A3 है, इसको माउथ से ही देना उचित होता है। जो रोगियों की पाचन शक्ति कमज़ोर है उनको S5 या यूँ कहूँ कि S10 का सेवन कराना उचित होता है। अगर S10 ना हो तो S5 और F1 मिला लीजिएगा, आपका सेम वर्क दे देगा। अगर चिकित्सा अवधि की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जहां अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 2 से 3 महीने की आवश्यकता होती है, बट इस इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में मात्र 3 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं व्यक्ति के HB को, चाहे फिर वो किन्हीं कारणों से HB डाउन हो रहा हो। हाँ, एक चीज़ है, ल्यूकीमिया के कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे HB को साधारण तौर पे लाने में लगभग 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। औषधियों में टैबलेट के रूप में भी कई लोग बनाते हैं, देते हैं, सिरप बनाते हैं, देते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को सिरप दे रहे हों तो दांत अगर काले पड़ रहे हों तो वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्य सेवन में अगर मैं इसके खान पान की बात करूं तो अप्राकृतिक लोहा आवश्यक विटामिनों को नष्ट कर सकता है। मतलब आप अगर एलोपैथी वे में जिन रेमेडीज़ का आप सेवन करते हैं तो सेवन करते तक तो आपके ठीक रहते हैं, बट सेवन करने के बाद मैं किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा इसे ना लें। किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आप अगर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अप्राकृतिक लोहा अगर व्यक्ति खाया होगा तो उस कंडीशन में जो विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लीवर को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है।
गर्भपात करा सकता है और इनमें बच्चों को जन्म के जो दर होते हैं उसमें भी वृद्धि करा सकता है, अथवा समय से पहले जानकारी आवश्यक है जानना, क्योंकि इलाज आपको करना है। कच्चे फलों व जो उसके रस होते हैं सब्जियों का, जो उसको पर्याप्त मात्रा में, अगर लोहे वाली सब्जियां, पालक है, हरी प्याज है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, अरबी है, टमाटर है, आलू है, छिलका होता है सहित, आलू के छिलके सहित इसको लेना चाहिए। केला है, केला परम लाभकारी होता है। अंगूर है, आलू बुखारा है, किशमिश है, सेब है, इनको लेने से भी ब्लड गेन करता है। कुछ अन्य सोर्सेज भी हैं। गन्ने का जो शीरा होता है, शहद है, मटर की जो फलियां होती हैं, सोयाबीन है, सोयाबीन कौन सी, छोटी सोयाबीन, गेहूँ, बिना पालिश किया हुआ चावल, दूध, पनीर, अंडे आदि। चुकंदर रक्त क्षीणता के उपचार में विशेष रूप से लाभकारी होता है। चुकंदर का जो रस होता है वो आरबीसी को पुनर्जीवित करने में और उसको सक्रिय करने में मदद करता है। शरीर को तेज ऑक्सीजन की आपूर्ति भी चुकंदर करता है। चुकंदर का जो रस होता है वो प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। बच्चों और जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए, जो उनमें ब्लड लॉस होता है, तो उसमें भी ये उत्तम उपचार कहा जा सकता है जो घरेलू है। आहार सेवन के संबंध में विशेष निर्देश और कुछ दिशा मार्ग देना चाहूँगा। रक्त क्षीणता के जो मरीज होते हैं उनको उपचार के शुरुआती 5 दिनों तक विशेष ताज़े फलों का आहार कराना चाहिए। साथ ही जो रेमेडीज़ आप चला रहे हैं उसको भी देना चाहिए, जैसे A3 है, S10 है, S5 है, F1 है, WE है। ये रेमेडीज़ बॉडी को न्यूट्रलाइज करते हैं और HB गेन करने में मदद करते हैं। अगर हम बात करते हैं इन दिनों में, अगर हम 5-5 घंटे के अंतर पर 3 बार रसीले जो फल होते हैं उसके आहार व्यक्ति को दें तो 5 दिन के बाद आप HB टेस्ट करा सकते हैं जनरल वे में। अगले 15 दिन तक अगर उसे आप फल, दूध आहार देने के लिए देते हैं, मतलब व्यक्ति खाता है, तो इनसे फलों से जो आहार पहले जैसा व्यक्ति का होता है जनरल वे में, वैसा हो जाता है। दूध लेना प्रारंभ कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। कम से कम आधा कप दूध जरूरी है। फल और दूध का आहार 15 दिन लेने के बाद मरीज को संतुलित आहार पर लाना चाहिए, और जैसे बीज है, गिरी है, अनाज है, सब्जियां हैं और फल हैं। एक इनके लिए है जिनका HB 2 ग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम ऐसा दिखाई दे रहा हो, वैसे कंडीशन में इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है। इसमें याद रखने वाली बात है, पर्याप्त मात्रा में लोहा, विटामिन, प्रोटीन आदि न खाने से हम रक्त क्षीणता के शिकार हो जाते हैं और परिपक्व खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के कारण रक्त क्षीणता पैदा कर देता है शरीर। जबकि संतुलित आहार और आवश्यक तत्वों के पूर्ण आहार लेने व्यक्ति अगर शुरू कर देता है तो ये धीरे धीरे डिफेंसेस अपने आप न्यूट्रलाइज की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन सीवियर कंडीशन, डिजनरेटिव कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन में ये बात लागू नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में अनीमिया जो चिकित्सा आप करेंगे जिस व्यक्ति का, उसको आप देख लेंगे कि आपको इसको
हेरिटेल प्रिंसिपल से चलना है कि इंटरनल प्रिंसिपल से चलना है, मतलब आपको इंटरनली मेडिसिन देनी है, ओरल मेडिसिन देनी है या एक्सटर्नल देनी है। ख़ास तौर पे उन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के दौरान आप वहाँ रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मारियो सेल केयर करके एक स्टिक आती है जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 से 4 बार केवल अप्लाई करना होता है और ये एचबी को न्यूट्रलाइज कर देती है। चाहे किसी भी कंडीशन के वजह से आप में एनीमिया जनरेट हुआ हो, खिलाने की आवश्यकता नहीं, केवल लगाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर खिलाने की आवश्यकता पड़ती है तो एचबी ग्राम परसेंटेज गेनर है, आप इसको दे करके एचबी को बढ़ा सकते हैं। 38 रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो F1, WE, S5, S10, BE, A3 आप रोगी को दे सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन अगर लगाने के लिए आप दे रहे होंगे तो D3 बेस में, लेकिन अगर आप पीने के लिए दे रहे होंगे तो उस कंडीशन में D1 में 20 ड्रॉप, 10 ड्रॉप टू 20 ड्रॉप व्यक्ति को उसके एचबी के कमी और बहुत कमी के कंडीशन में आपको पिलाना होगा। तो आज के लिए क्लास आपको कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 16वीं जो क्लास है वो सिरोसिस ऑफ लीवर को लेकर के है, जहाँ एक और लीवर को हम पढ़ रहे हैं। अन्य सिस्टम में लीवर के बाद हम लोग अलावा में एक अल्टरनेट क्लास चल रही है जिसमें प्रोसेसिंग एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मेडिसिन को किस तरीके से देना चाहिए। तो आज के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।